Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Verse IS. I hope everyone is doing well. So, today is 17 December 2023, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस टू टेक रूट इन आसाम. आसाम में यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें एक पहली बार ऐसा स्कूल मिल रहा है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी एंड सोसाइटल हैप्पीनेस के ऊपर लेसन्स प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR, आपका जो BTR रीजन है आसाम का, तो वहां पर आपका एक स्कूल है. उस स्कूल में हम मेनली क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस पर लेसन इम्पार्ट कर रहे हैं, वी आर इम्पार्टिंग अ लेसन्स ऑन ह्यूमैनिटीज एंड सोसाइटल हैप्पीनेस. क्योंकि आप सभी को यहाँ पर पता है कि अगर हम बात करते हैं किसकी, मणिपुर की, मणिपुर में यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बाद हम ये BTR रीजन की बात करते हैं. इस रीजन में भी आपको बहुत सारी, अगर आप इस रीजन की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा जो एक्सट्रीमिस्ट रिजल्टिंग रहा है, जिसके कारण इतने कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, स्पेशली बिटवीन द बोडोस एंड लार्जेस्ट प्लेन ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्ट की जो आपकी ट्राइब है, आपकी, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया है, और वहां पर क्या होता है, आपकी जो एक बोडो ट्राइब्स हैं, इनके बीच में बहुत बड़ा एक इथनिक कन्फ्लिक्ट होता है. कब कब होता है यहाँ पे, इवन जो बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पे कम्युनल वायलेंस भी होता है इन 1993, इन 2008 एंड 2012. ठीक है, तो इतना सब कुछ फेस करने के बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हम किस तरीके से हमारी जो आने वाली जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वहां पर हम ये पीस बिल्डिंग का आइडिया उसको यहाँ पर इम्पार्ट कर सके. ओके, तो ये सब चीजें हम कैसे स्प्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम तभी स्प्रेड कर सकते हैं, हमें मतलब एक बेसिक से हमारा जो बेस लेवल है, तो चिल्ड्रन कहाँ आपको मेनली कहाँ मिलेंगे, चिल्ड्रन आपको बच्चे जो है स्कूल में मिलेंगे, वहीं से हमें क्या करनी होगी, शुरुआत करनी होगी इसकी. तो पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं कि द BTR एरिया हैव हैड a history of extremism resulting in ethnic conflict, especially between the Bodos and the largest plain tribe in the northeast, and migrant Muslims and between the Bodos and Adivasis. तो यहाँ पर जो migrant Muslims थे, Bodos थे, Adivasis थे, है ना, और जितने भी यहाँ पे ट्राइब्स थी नॉर्थ ईस्ट रीजन की, उनके बीच में बहुत बड़ा एक इथनिक कन्फ्लिक्ट होता है. इसमें 100 से लेकर 5 लाख पीपल तक क्या होता है, उनकी हंड्रेड्स ऑफ पीपल यहाँ पे जान जाती है, और 5 लाख पीपल यहाँ पे डिस्प्लेस होते हैं ड्यू टू दीज कम्युनल क्लैशेस. ओके, सो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, अब हम पीस बिल्डिंग की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो हम ये कैसे इम्पार्ट कर सकते हैं. सो आइडिया ऑफ स्कूल स्पेशलाइजिंग द पीस बिल्डिंग एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस हैड जर्मिनेटेड सिंस इन एस पार्टी द यूनाइटेड पीपल लिबरल फॉर्म द. अब देखिए इसमें पार्टी वगैरह के बारे में डिस्कस किया गया, तो इसमें हमें इन्वॉल्व नहीं होना है, बट उन्होंने बस इतना किया है. आप कह सकते हैं कि बहुत ही मेजर स्टेप है ये, और आप इसको कैसे लिंक कर सकते हैं, आप इसको ऐसे में लिंक कर सकते हैं, ये आपके एथिक्स में कहीं भी आप इसे कोट कर सकते हैं कि हम जो है जो ह्यूमैनिटी है ना, लेसन्स ऑन ह्यूमैनिटी और हैप्पीनेस, सोसाइटल हैप्पीनेस की तरफ कैसे आगे बढ़ सकते हैं. तो एक तरीके से कोएग्जिस्ट है, जब तक हमारी जो यूथ होगी, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्हें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में समझ में नहीं आएगा, नहीं उनके बारे में फेथ होगा, तब तक वो ये जो इथनिक कन्फ्लिक्ट्स है वो यहाँ पर आगे बढ़ते ही रहेंगे. तो इसलिए हमारा ये रोल है, हमारा ये काम है कि जो भी हमारे यूथ है, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको हम क्या बताएं, हमारे रीजन में किस तरीके से हम अलग अलग लोग रहते हैं. आपने सुना ही होगा इंडिया के बारे में कि इंडिया क्या है, एक बहुत ही बड़ी डाइवर्स कंट्री है. तो इस डाइवर्स कंट्री में भी हम एक साथ यूनाइट रहकर रह रहे हैं. तो ये जो यूनिटी है कैसे आ सकती है, जब हमारे पास जो डाइवर्स फेथ है, कल्चर है, लैंग्वेजेस हैं, इथनिसिटी है, ये सब एक साथ यहाँ पर मिलकर रहेंगे. हम हर एक रीजन की, हर एक रिलीजन की, हर एक इथनिसिटी, हर एक फेथ और कल्चर की जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर हम क्या करते हैं, पीस को स्प्रेड नहीं कर सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. तो ये बहुत ही एक हम कह सकते हैं सुटेबल स्टेप है जो यहाँ पर लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वहां की. तो इसको आप कहीं पर भी एज अ केस स्टडी हम इसे और यूज कर सकते हैं. ओके, तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज MP सस्पेंशन सिक्योरिटी ब्रिज नॉट लिंक से स्पीकर. अब देखिए यहाँ पर 13 दिसंबर को आप सभी को पता होगा कि क्या हुआ था. लोकसभा में कुछ लोग यहाँ पर आए थे
और जो सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी लोकसभा की, इसी के चलते उस इशू पर, ये जो इशू है सिक्योरिटी ब्रीच का, यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने इस इशू को रेस किया। अब उसके बाद ही हमने ये देखा कि जो 14 MPs थे उन्हें सस्पेंड किया गया। तो यहाँ पर जो हमारे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो MPs का सस्पेंशन है और सिक्योरिटी ब्रीच, इसका कोई भी लिंक यहाँ पर नहीं है कि उन्होंने मतलब ये इशू रेज किया इसलिए हमने क्या किया, उन्हें सस्पेंड किया। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इन 2-page लेटर टू ऑल मेंबर्स ही सेड द MPs वर सस्पेंडेड नॉट फॉर रेजिंग द इशू बट फॉर कैरिंग प्ले कार्ड्स एंड क्रिएटिंग राकस। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि MPs क्या कर रहे थे, प्ले कार्ड्स को कैरी कर रहे थे और राकस क्रिएट कर रहे थे। ड्यू टू दैट रीजन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ा, उन्हें सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग थी उस पर यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे थे। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो मतलब पूरा इशू हुआ है, इसके लिए हाई लेवल ऑफ कम्युनिटी को इस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं सिक्योरिटी ब्रीच की, कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी किस तरीके से ऐसे ब्रीच हो सकती है यहाँ पर, तो इसके बारे में अभी डिस्कस किया जा रहा है। फर्दर इसमें जो भी अपडेट्स होंगी आपको यहाँ पे अपडेटेड रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अब हमारे कुछ क्वेश्चन। तो आज आपके पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग और स्पर्म ऑफ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जेनेटिक चेंज आप कर सकते हैं कहाँ पर, जो भी सेल आपकी एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल में क्या होता है, आपका एग्स प्रोड्यूस होता है और मेल्स यहाँ पर क्या करते हैं, स्पर्म, मेल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो हम ये जो एग्स एंड स्पर्म्स हैं, है ना, पेरेंट के, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जेनेटिक चेंज कर सकते हैं क्या। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग अ पर्सन्स जीनोमी कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उसे पता चल गया कि शी इज प्रेग्नेंट, ओके, शी इज एक्सपेक्टिंग एंड शी इज प्रेग्नेंट। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी बच्चा यहाँ पर उसने जन्म नहीं लिया है, ओके, बच्चे ने अभी जन्म नहीं लिया है, तो क्या हम उस जो आपका एम्ब्रॉय, हम बच्चा नहीं कहेंगे उसे, हम इसे एम्ब्रॉय कहेंगे, तो उस एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, अर्ली स्टेज में, बर्थ से पहले क्या हम उस पर्सन की जो जीनोमी है, एक तरीके से जीनोमी आप कह सकते हैं, जीन्स है, जो जीन्स का सीक्वेंस है, उसे चेंज किया जा सकता है क्या। तो ये स्टेटमेंट क्या आपकी करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये आपको बताना है ना। थर्ड वन इज ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रॉय ऑफ पिग। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है, आप ऐसा समझ लीजिए कि ह्यूमन की स्टेम सेल है, क्या आप उसको पिग के एम्ब्रॉय में, मतलब जो पिग के जो आपकी पिग होती है, वो जो प्रेग्नेंट होती है, उसका जो एम्ब्रॉय है उसमें इंजेक्ट किया जा सकता है क्या। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने इनकरेक्ट, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो के एंड में इस क्वेश्चन का आंसर विद एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया एंड ओमन इज इन टॉक्स टू साइन एन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि कल ओमन के यहाँ पर जो हम बात करते हैं, ओमन के किसके, सुल्तान, यह इंडिया की फर्स्ट विजिट पर आए हुए हैं, मतलब इनकी ये फर्स्ट स्टेट विजिट है। 2020 में इन्होंने क्या किया था, कमांड को यहाँ पर संभाला था। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे अभी यहाँ पर बातचीत हो रही है कि इंडिया एंड ओमन, यहाँ पर इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है उसको साइन करने की बात हो रही है। सो इंडिया एंड ओमन आर ऑन ट्रैक टू साइन अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये अनाउंस किया गया है। तो वेलकमिंग सुल्तान हैथम बिन तारिक द रूलर ऑफ ओमन ऑन टू हिज फर्स्ट स्टेट विजिट टू इंडिया, ये उनकी फर्स्ट स्टेट विजिट है इंडिया में। अब यहाँ पे एग्जांपल सेट किया गया है कि ओमन और इंडिया के जो इंडियंस का रिलेशन है बहुत लार्ज लेवल पर, आप देखेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है कहाँ रह रही है, ओमन में रह रही है। तो एक तरीके से जो इंडियंस हैं और ओमन्स के बीच में लिविंग एग्जाम्पल है, टू कंट्रीज के बीच में। अब ये भी कहा जा रहा है कि our proximity is not just geographical and indeed reflects in our thousands of year। अब यहाँ पर सर जोग्राफिकली हमारी जो रिलेशन है वो प्रॉक्सिमिटी की बात नहीं की जा रही है, हमारे जो रिलेशन है हंड्रेड्स ऑफ ईयर से क्या रहे हैं, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर हर एक चीज को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए। उसके हम बात करते हैं, तो सुल्तान हैतमन बिन तारिक की बात करें, इन्होंने चार्जेस कब लिए थे, 2020 में, आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान काबूस। अब सुल्तान काबूस जो पहले रूलर थे, इनसे पहले जो मतलब रूलर्स थे, उनके साथ भी इंडिया के क्या थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे। ऑन द सेम ईयर, मतलब जिस साल उनकी डेथ हुई थी, द सेम ईयर
जब वो पास रहे हुए थे तो उन्हें गांधी पीस प्राइज बाय इंडिया, उनको गांधी पीस प्राइज दिया गया था। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मतलब कि ओमन के साथ जो हमारा रिलेशन है वो आज से अच्छे नहीं है, काफी टाइम से यहाँ पर अच्छे हैं। अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा कि द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया एंड द नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन NCFI, इसको मतलब कि हम इसको लेकर आएंगे इस एग्रीमेंट को, जिससे कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। अब हम ओमन की यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं। इसकी लोकेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये है आपका अरेबियन सी, आपको ये अरेबियन सी यहाँ पर दिख रहा होगा। ये है सऊदी अरेबिया, ये UAE, और ये है, ये जो पार्ट है आपका दो ब्राउन एंड ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, ये पार्ट है आपका ओमन। ओमन, दिस पार्ट इज ओमन। यहां से अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको क्या मिलता है, गल्फ ऑफ माशरा, माशरा, यहाँ पर आपको माशरा आइलैंड दिखता है। उसके बाद आप मूव करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, गल्फ ऑफ ओमन। उसके बाद हम पहुंचते हैं कहाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। कहाँ जाते हैं हम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उसके बाद फिर आप इसको केस करेंगे, यहाँ पर आपको दुबई आ जाता है और अबू धाबी यहाँ पर है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अरेबियन गल्फ, जिसे हम पर्शियन गल्फ भी कहते हैं। यहाँ पर आपको गल्फ ऑफ ओमन के साथ यहाँ पर ये आपको ईरान दिखेगा। सो आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, इसकी लोकेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसमें मेनली किस पर फोकस करना है, लोकेशन पर। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, सिटी स्कैन्स एसोसिएट विथ इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो आपकी डिसीज होती है, जो सिटी स्कैन का यहाँ पर आजकल चलन है ना, कि सिटी स्कैन करवा लो, ये करवा लो, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो ब्लड कैंसर्स हैं वो भी हो रहे हैं क्या आपके इंक्रीज। सो एवर सिंस फिजिशियन स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर टोमोग्राफी, सिटी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, मेडिकल इमेजिंग के लिए यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर एक स्टडी सामने आई है और बहुत सारे केसेस भी हमारे सामने आए हैं, जिसके कारण उन्होंने ये कहा है कि हाउ एवर इट्स पोटेंशियल फॉर इंक्रीज कैंसर रिस्क आर रिलेटिवली हाई, क्यूमुलेटिव डोजेस फ्रॉम मल्टीपल स्कैन्स। तो यहाँ पर जो मल्टीपल स्कैन्स होते हैं आपके, इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लड कैंसर के चांसेस है वो और ज्यादा क्या हो रहे हैं, आपके इंक्रीज हो रहे हैं। सो अ रिसेंट स्टडी सजेस्टेड दैट इवन लो डोजेस, अगर आप लो डोज भी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, लो डोज लेस देन 100 mgy ऑफ रेडिएशन हैव अ स्मॉल प्रोबेबिलिटी टू कॉज ब्लड कैंसर। इवन आपका इसका जो डोज है वो लो है, स्टिल यहाँ पर मतलब जो इसमें क्या होता है, सिटी स्कैन में मेनली क्या हो रहा है, आपका रेडिएशन का यूज हो रहा है। तो अगर आप लो डोज भी दे रहे हैं फिर भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है कि आपको ब्लड कैंसर हो सकता है। फिर रेडिएशन डोज एट मॉडरेट, जो मॉडरेट हो और जो हाई लेवल आपका होता है, तो इससे तो यहाँ पर जो ब्लड की कैंसर है वो तो होता ही होता है। सो नियरली 9.5 लाख इंडिविजुअल्स हु अंडरवेंट सिटी एग्जामिनेशन बिफोर एज 22 ईयर्स इन 276 हॉस्पिटल्स इन 9 यूरोपियन कंट्रीज वर फॉलोड अप। तो यहाँ पर मेनली हमने क्या किया, 9.5 लाख जो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने क्या किया था, 22 ईयर्स होने से पहले उन्होंने सिटी स्कैन कराया था, हमने उन सबको क्या किया, एग्जामिन किया। Okay, but 51% of cases were younger than 20 years and diagnosed, whereas 88.5% were younger than 30 years. तो यहाँ पर 88.5% जो केसेस हमारे सामने आए उसमें 30 ईयर से कम है, और 20 ईयर से कम की बात करें तो इट इज 51%। तो ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। सो अ क्लियर एसोसिएशन वाज फाउंड बिटवीन क्यूमुलेटिव डोज एंड रिस्क ऑफ ब्लड कैंसर। तो यहाँ पर एक हमें क्या मिल चुका है, एक लिंक मिल चुकी है, किसके बीच में, क्यूमुलेटिव डोज और ब्लड कैंसर के रूप में। सो फॉर एवरी 10,000 children undergoing city examination, 1-2 children are expected to develop blood cancer in about 12 years। तो इसमें कहा जा रहा है कि हर एक, अगर हम 1000 बच्चों की बात करते हैं वो सिटी एग्जामिनेशन के लिए गए, सिटी स्कैन के लिए गए हैं, तो उसमें से एक्सपेक्टेड है कि 1-2 चिल्ड्रन इसमें से एक्सपेक्टेड है कि वो क्या कर सकते हैं, ब्लड कैंसर को डेवलप कर सकते हैं। सो इन्होंने ये हाईलाइट किया है कि हमें यहाँ पर ये जो एग्जामिनेशन है इसको हम किस तरीके से डिनाई करना होगा। देखिए, डिनाइंग अंडरगो सिटी स्कैन नीडेड आर डिसीज डायग्नोसिस इज सो हार्मफुल। तो यहाँ पर देखिए सेफ्टी मेजर्स भी हमें रखने होंगे कि किस तरीके से हम इसे आगे, जो भी इसके फीचर्स हैं, क्योंकि मेनली क्या करता है, एसोसिएट करता है आपके ब्लड कैंसर से। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। आपके पास यहाँ पे कुछ छोटे छोटे स्नैपशॉट्स आ जाते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वन इज स्टडी रिवील्स हिस्ट्री ऑफ द
कॉस्ट सैलिश वुली डॉग्स। आप लोगों ने वुली डॉग्स तो देखे होंगे जिसके बहुत सारे ऐसे बाल होते हैं, इस टाइप के होते हैं, दैट इज कॉल्ड वुली डॉग्स। अभी मेनली कहाँ पाए जाते हैं, इनकी हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि एक डीएनए एनालिसिस किया गया है, डीएनए एनालिसिस ऑफ 19th सेंचुरी डॉग। ये आपका 19th सेंचुरी का डॉग है, इसका यहाँ पर डीएनए एनालिसिस किया गया है। फिर उसके बाद हमें ये पता चला है कि have provided new insight into the decline of cos salis woolly dogs। यहाँ पर ये जो woolly dogs हैं ये क्यों डिक्लाइन हो रहे हैं? So an extinct indigenous dog once bred for its unique woolly coats, given the ubiquity of European ancestry present in many dogs breed at that time. The findings of the study suggest that the cos salis people carefully and successfully maintain the genetic integrity। अब यहाँ पर ये स्टडी से हमें ये पता चला है कि मेनली ये कहा जा रहा है कि जो कॉस सैलिस के लोग थे, है ना, वो बहुत ही केयरफुली इनका ध्यान रखते थे और इनको मेंटेन करके रखते थे, जिसके कारण उस टाइम पे इनकी जो लीनेज थी सब्सटेंशियल पीरियड में बहुत ही अच्छी थी इन डॉग्स की। लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, यहाँ पर ये डिक्लाइन हो रहे हैं। तो आप देखिए, हम यहाँ पर इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं कॉस सैलिस की। सो कॉस सैलिस क्या है? इज अ ग्रुप ऑफ ethnically and linguistically related indigenous people of Pacific Northwest coast living in Canadian province of British Columbia and the US state of Washington and Oregon। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ये पूरा अलास्का है, ये कनाडा और दिस इज यूएसए। तो यहाँ पर आप देखेंगे द बिटवीन ये कनाडा, ये पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर यूएसए का रीजन है और कनाडा के रीजन में ये आपका कॉस्ट सैलिश एरिया। यहाँ पर आप जूम करके देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सो दिस पार्ट इज कनाडा एंड दिस पार्ट इज यूएसए। सो ये यहाँ पर बीच में आपका पड़ता है। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट वन। सो मैपिंग इलीगल पेंगोलिन पोचिंग फ्रॉम अफ्रीका टू एशिया। अब ये जो आपकी पेंगोलिन है, इनकी बहुत ज्यादा पोचिंग की जाती है। पोचिंग मतलब यहाँ पर उनको हंट किया जाता है, उनकी ट्रैफिकिंग होती है। क्यों की जाती है इनकी ट्रैफिकिंग? आप ये पिक्चर देख सकते हैं पेंगोलिन की, ये आपको यहाँ पे स्केल्स दिख रही होंगी इनकी बॉडी में। सो ये स्केल्स ना बहुत, इनका मेडिकल जो यूज है बहुत ही हाई लेवल पर है, इसलिए इसकी जो क्या होती है, इसका साइंटिफिक आप देखेंगे, इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में, पर्टिकुलरली इन चाइना, इट इज वेरी पॉपुलर। सो दैट इज वाई ये जो पेंगोलिन्स होती हैं इनकी पोचिंग बहुत ज्यादा की जाती है। सो बेस्ड ऑन जीनोमिक एनालिसिस रिसर्चर्स रिवील इलीगल पेंगोलिन ट्रैफिकिंग रूट फ्रॉम ओरिजिन इन अफ्रीका टू मार्केट्स इन एशिया। तो अब इसकी पोचिंग कैसे की जा रही है? इसकी अफ्रीका से मतलब इसको उठाया जा रहा है, फिर एशिया की मार्केट में इन्हें पहुंचाया जा रहा है और यहाँ पर न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आया जा रहे हैं कि जिससे कि हम क्या कर सकें, एक इफेक्टिव एंटी ट्रैकिंग जो मेजर्स हैं, जो भी यहाँ पे उनको हम यहाँ पर क्या कर सके, अपोज कर सकें। और इनका जो है, क्योंकि हम एशिया की बात करें तो एशिया में इन पेंगोलिन्स की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है और ये एक तरीके से अब वल्नरेबल कैटेगरी में आपके आते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे जो पेंगोलिन्स है इनका IUCN स्टेटस क्या है, पेंगोलिन का IUCN स्टेटस क्या है। ओके, सो आई होप अब आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सोलार पावर्ड क्लोथ्स प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग। अब देखिए, अब तक हमने सोलार पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, ओके, यहाँ पर हीट को जनरेट किया। अब ये कहा जा रहा है कि हम क्या लेकर आएंगे, सोलार पावर्ड क्लोथ्स लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा, आपको हीटिंग और कूलिंग वो दोनों चीजें प्रोवाइड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो सोलार पावर्ड है सिर्फ वो हीटिंग, आप सिर्फ गर्म ही रहेंगे। तो हम यहाँ पे एक ऐसा कंबाइनिंग फ्लेक्सिबल सोलार सेल बना रहे हैं इलेक्ट्रो कैलोरी डिवाइस का यूज करते हुए, जिससे कि क्या होगा, आपका सोलार पावर क्लोथिंग दैट अलाउज द बॉडी टू एडप्ट डायनेमिकली टू चेंज। तो यहाँ पर जब बॉडी को हीट चाहिए होगी तो वो हीट प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर अगर कूलिंग चाहिए आपकी बॉडी की तो वो कूलिंग प्रोवाइड करेगा। तो अभी यहाँ पर सिस्टम आ रहा है, फर्दर हम देखते हैं हमारे लिए कितना इफेक्टिव रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज ओके, इज द वर्ल्ड क्लोजर टू फेसिंग आउट फॉसल फ्यूल। देखिए, इसमें फिर से वही बात डिस्कस की गई इस आर्टिकल में कि हमारा जो टारगेट है 2050 तक कि हम क्या ट्रांजिशन कर पाएंगे, फॉसल फ्यूल को यहाँ पर फेस आउट कर पाएंगे। तो इस आर्टिकल में मेनली देखिए, हमने जो पहले डिस्कस किया हुआ है उसके बारे में ही डिस्कस है कि हमें क्या करना है। जो फेस आउट है, फेस डाउन है, ये दो आपके वर्ड आ जाते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम नहीं रेफर किया गया है कि एट व्हाट टाइम हमें यहाँ पर जो फॉसल फ्यूल है इसको फेस आउट करना है। अगर हम बड़ी बड़ी जो आपकी लार्ज डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया एंड चाइना, तो वो तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो
ये जो सिग्नलिंग आउट है कोल्स का, फॉसिल फ्यूल्स का, यही सिर्फ एकमात्र उनके पास ग्राउंड है जहां पर वो क्या कर रहे हैं, मास आउट ऑफ पॉवर्टी, जो उनके यहाँ गरीबी है, एनर्जी को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल के थ्रू ही, और एनर्जी मतलब पॉवर्टी से हम बाहर आ रहे हैं। हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में भी यहाँ पर जो कोल है और गैस है वो बहुत ही ज्यादा रिच है। इवन उसके बाद आप यूएस की बात करते हैं तो 5th ऑफ इट्स एनर्जी फ्रॉम कोल, यूनाइटेड स्टेट की जो 5th ऑफ इट्स एनर्जी है वो कहाँ से आती है, कोल से आती है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे हम फेस डाउन और फेस आउट की बात करते हैं, इसके लिए यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि हम किस साल तक, मतलब आप बता दीजिए कि 2050, 2060, 2070 तक हमें ये काम करना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल की बात करते हैं, सो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको प्रिवेंट नहीं किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पास कि यहाँ पर आपके जो इरिवर्सिबल क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको हम फर्दर आगे नहीं रोक पाएंगे। अब देखिए इसमें एक चीज़ और कही है कि हम जो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, अर्थ का जो टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इसमें सिर्फ कार्बन का रोल अकेला नहीं है, आपका CO2 का सिर्फ रोल नहीं, इसमें मीथेन भी आपकी आ जाती है, CH4 जिसे हम कहते हैं, मीथेन भी आपकी इसमें आती है। अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन इज अ पोटेंट ग्रीन हाउस गैस एंड सेवरल टाइम्स मोर हीट ट्रैपिंग कैपेबिलिटीज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मीथेन से कंपेयर करते हैं, CO2 को अगर हम CH4 से कंपेयर करते हैं तो CH4 इज मोर डेंजरस, और इसकी जो कैपेबिलिटीज है हीट को ट्रैप करने की वो बहुत ही ज्यादा हाई है इन कंपेरिजन टू CO2। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारी इजिप्ट में आपकी COP 27 हुई थी, है ना, तो उसमें बात किया गया था कि हमें यहाँ पर एक्शंस लेने होंगे कि हम मीथेन को किस तरीके से रोक सकते हैं। अब मीथेन आपका मेनली कहाँ से जनरेट होता है, मीथेन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से यहाँ पर मीथेन का जनरेशन होता है। आपके यहाँ पर जो काउ डंग्स हैं और ये जो यूरिया है, इससे भी क्या होता है, आपका मीथेन का एमिशन यहाँ पर होता है। सो सब्सटेंशियली यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर हमें अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से कम रखना है तो यहाँ पर CO2 के साथ साथ हमें क्या करना होगा, CH4 मीथेन का भी इस पर फोकस करना होगा, तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। सो देखिए आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। सो आज का हमारा क्वेश्चन था, consider the following statement: genetic changes can be introduced in the cell that produce eggs or sperm of a prospective parent। ओके, सो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3, आपकी तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे। सो जर्मिनाइल जीन थेरेपी का नाम आपने यहाँ पर सुना होगा। सो अंडर दिस थेरेपी रिक्वायर्ड DNA इज ट्रांसफर इनटू द सेल्स दैट प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो DNA होता है, जो भी रिप्रोडक्टिव सेल्स है उसमें हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं एग्स और स्पर्म को इन द बॉडी। सो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। जीनोम एडिटिंग की बात करते हैं यहाँ पे, इट इज अ मेथड दैट लेट्स साइंटिस्ट चेंज द DNA of many organism including plants, bacteria and animal। So genome editing की बात करते हैं, एडिटिंग की, so इसमें चाहे वो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, एनिमल्स हो, साइंटिस्ट ने यहाँ पर क्या किया है, वो DNA चेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पर बात करते हैं, सो फॉर द फर्स्ट टाइम डिसीज जीन एडिटेड आउट ऑफ ह्यूमन एम्ब्रॉय वाज पब्लिश्ड इन 2017। 2017 में हमने सबसे पहले क्या किया था, जो ह्यूमन एम्ब्रॉय है उसमें जीन एडिटिंग की थी, उसमें हमें पता चला था सो कोई डिसीज थी, उसकी जीन एडिटिंग यहाँ पर की गई थी। फिर ये नेक्स्ट है आपका जो थर्ड स्टेटमेंट था, ह्यूमन इंड्यूस प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल की बात करते हैं। सो दे हैव बीन हेल्ड एज एन इफेक्टिव रिप्लेसमेंट फॉर ह्यूमन एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल एंड प्राइम कैंडिडेट सेल सोर्स फॉर रीजनरेटिव मेडिसिन एम्स। सो यहाँ पर जो ह्यूमन एम्ब्रॉय का हमने किसकी बात की थी, आपका स्टेटमेंट ये था कि क्या आप ह्यूमन इंड्यूस स्टेम सेल को जो एम्ब्रॉय ऑफ पेग है उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ आज के लिए इतना ही, आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू so much for discussion।